नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं और इस सेशन की शुरुआत हम लोग डेली की तरह 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करेंगे। देखिए, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। मतलब आपको निरंतर प्रयास करते रहना है मित्रों, इसी क्रम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी तरह आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होने वाला है और आज का सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग नई नई जानकारियां सीखने वाले हैं। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न ही दिया गया है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हमारे विकल्प जो दिए गए, पहला 10 अक्टूबर, दूसरा 2 अक्टूबर, तीसरा 4 अक्टूबर और जो चौथा ऑप्शन है यह दिया गया 5 अक्टूबर। यहां हमको सही जो हमारा विकल्प होगा दोस्तों, यह प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको यही याद कर लेना है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा 2022 में कितने अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 46 अध्यापकों को 2022 में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ यहां एक दिवस और भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी किस दिवस को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी और याद रखें कि 5 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि पीएम श्री योजना किसने प्रारंभ की? तो 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। और यहां इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में 14,500 विद्यालयों का उन्नयन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ आपको यहीं से याद रखना है मिड डे मील योजना का नाम भी परिवर्तित किया गया है। तो सबसे पहले यह जाने कि मिड डे मील योजना कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1995 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था और इसका नाम परिवर्तित करके पीएम पोषण योजना के नाम से किस योजना को जाना जाता है? तो मिड डे मील योजना को पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ याद रखना है, उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना है स्कूल चलो अभियान। किस प्रदेश की योजना है या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और साथ ही साथ यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। कहां से? श्रावस्ती से प्रारंभ किया गया। अब यहां पर एक प्रश्न और भी याद रखना है कि नई शिक्षा नीति के आधार पर दोस्तों 100% नामांकन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो नई शिक्षा नीति के द्वारा 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। अब यहां 2022 के अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस की थीम क्या है? तो आपको जरूर नोट डाउन करना चाहिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बीइंग विथ टीचर। ये 2022 के अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस की थीम है। अब अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में बने रहते हैं। अगर हम बात करें 1 अक्टूबर की, तो विश्व वृद्धजन दिवस, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर की बात करें, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर की बात करें मित्रों तो डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर की बात करें वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर की बात करें राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर अत्यंत महत्वपूर्ण है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 24 अक्टूबर की, यह भी महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर के बारे में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
क्योंकि लगातार 3 दिन से जो आपके नोबेल पुरस्कार को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको यहां पहले भी बताया गया है कि हाल फिलहाल के दिनों में नोबेल पुरस्कार जो की घोषणा है यह प्रारंभ हो गई है। तो सप्ताह भर जो नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे वहां से प्रत्येक प्रश्न आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आप जरूर नोट डाउन करें और इनको जरूर कई बार रिकॉल करिए, क्योंकि ये याद होने चाहिए। अगला प्रश्न यहां देखिए, दूसरा जो दिया है, हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। देखिए विकल्प जो दिए गए हमारे, कैरोलिन बैट्रोजी पहला विकल्प, मोर्टन मेंडल दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प बेरी शार्पलेस है और चौथा जो है ये उपरोक्त सभी है। तो यहां सबसे पहले ये जाने कि 2022 का जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, यह संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई, क्रमशः कैरोलिन है, मार्टन है और बेरी है। इन 3 लोगों को 2022 का रसायन विज्ञान 2022 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। अब यहां बात करें कि इनका क्षेत्र क्या है, तो क्लिक रसायन के अध्ययन के लिए इन 3 व्यक्तियों को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि मेडिसिन के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है, तो स्वांते पावो को दिया गया है। ये किस देश से संबंधित हैं, तो बताया गया था आपको स्वीडन से संबंधित है। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। अगर हम बात कर ले भौतिक विज्ञान के बारे में, तो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। आपको याद रखना है वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। पहला जेलिंकर हैं, दूसरा क्लोजर हैं, तीसरा आपको याद रखना है ऑप्सेट जो हैं। ये 3 वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्वांटम सिद्धांत के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रतिदिन हम लोग नोबेल से नई नई जानकारियां सीख रहे हैं। आज के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और सीखेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए एक सूची के माध्यम से देखें। यहां देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अभी तक किस संस्था को या किसे सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया है या प्रदान किया गया है, तो सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी रही है, शांति का नोबेल पुरस्कार। अगर बात करें, अभी हम लोगों ने कल ही देखा था कि सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता किस श्रेणी से थे, तो आपको भौतिक विज्ञान के लॉरेंस बैग हैं। इन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में 1915 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और एक खास बात यहां और याद रखना है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है किस एक वैज्ञानिक को उनके पिता के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो एकमात्र यही है, लॉरेंस बैग हैं। उनके पिता के साथ भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें ये पुरुष वर्ग में सबसे कम के हो गए, तो मलाला यूसुफजई जो हैं, इनको महिला के रूप में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यहां आपको याद रखना है, यह संयुक्त रूप से दिया गया था। यहां भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी और मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें, अभी तक सबसे कम हमने जान लिया, पुरुष जान लिया, महिला जान लिया, तो यहां जानना यह भी जरूरी है दोस्तों कि सबसे अधिक उम्र के कौन से हैं वैज्ञानिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो जॉन गुडनाइफ हैं। इन्होंने भी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है कि रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन है, तो एकमात्र ये फ्रेडरिक सेंगर थे। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। लेकिन अब आपको याद रखना है, 2001 में शार्पलेस जो 2022 के नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में पाए हैं, उनको 2001 में भी संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब यहां से प्रश्न आपका बन सकता है कि दूसरा व्यक्ति कौन सा है, तो आप हमेशा याद रखिए जो ये बेरी शार्पलेस हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण अगला भी प्रश्न है कि महिला के रूप में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन रही हैं, तो मैडम क्यूरी रही हैं। और इनको आपको ध्यान रखना है, इन्होंने 2 क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। एक बार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र
में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है और दूसरी बार इन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप जरूर इसको याद रखेंगे और आपसे परीक्षा में अगर प्रश्न बनता है, बढ़िया प्रश्न बनता है, तो ये सारे प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किसे UNHRC नानसेन, आपको नानसेन याद रखना है, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विकल्प हमारे पहले दिए गए हैं, एंजेला मार्केल, दूसरा मीना कांडासामी, तीसरा गीतांजलि श्री, चौथा डॉक्टर स्वाति पीरामल। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर ए सही होगा। एंजेला मार्केल को नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहां पर हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है मित्रों, यूनेस्को शांति पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार से भी किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो एंजेला मार्केल को पुरस्कार किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, एंजेला मार्केल पूर्व जर्मनी की पूर्व में चांसलर रही हैं। आपको ध्यान रखना है, एंजेला मार्केल जो है पूर्व में जर्मनी की चांसलर रही हैं। आपको यही याद रख लेना कि वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? तो ओलाफ सोल्ज, ओलाफ सोल्ज जो हैं ये वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं। अब यहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी आप याद रखें, मीना कांडासामी के रूप में तो 2022 का हरमन क्रेस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो मीना कांडासामी को दिया जाने की घोषणा की गई है और ये चेन्नई से संबंधित है। अगर बात करें गीतांजलि श्री के बारे में तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि टॉम ऑफ द सैंड के लिए किस भारतीय महिला को या किस पहली भारतीय महिला को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि श्री। अगर हम बात करें डॉक्टर स्वाति पीरामल के बारे में तो आपको जरूर याद रखना है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में लीजन ऑफ ऑर्डर, सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑर्डर को दिए जाने की घोषणा किस भारतीय को किया गया है? डॉक्टर स्वाति पीरामल को किया गया है। इससे पहले शशि थरूर जी को भी दिया गया है, लता मंगेशकर जी को भी यह सम्मान मिला है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी देखें जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी हमने बात किया दोस्तों कि यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो एंजेला मार्केल को दिए जाने की घोषणा की गई है और ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं। अगर बात करें एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार, ये किसे दिए जाने की? तो सुवेला ब्रेवरमैन को दिए जाने की घोषणा की गई है और यहीं पे आपको रखना है कि ब्रिटेन की गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुवेला ब्रेवरमैन को नियुक्त किया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार, 31वां सरस्वती सम्मान, 31वां व्यास सम्मान, तीनों सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं, आपको जरूर याद रखना है। सबसे पहले यहां हम जान लें मित्रों कि यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये तीनों पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर कहीं पुरस्कार ना पूछा तो आपसे यही पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो आपके लिए ये कठिन हो जाएगा। आप यही याद रखें कि यह तीन पुरस्कार जो है, बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये तीनों पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। अब यहां 32वां की बात हो रही है तो हम यहां आंसर जाने, डॉक्टर माधव हांडा को 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई और बिहारी पुरस्कार राजस्थान के लेखकों को ही दिया जाता है। अगर बात करें 31वां सरस्वती सम्मान की तो रामदरस मिश्रा, कौन मित्रों? रामदरस मिश्रा जी को दिया गया है। आपको याद रखना है इनकी कृति क्या है, मैं तो यहां हूं। अगर बात करें यहां पर 31वां व्यास सम्मान तो असगर वजाहत जी को दिए जाने की घोषणा की गई है। इनकी कृति क्या है? महाबली इनकी कृति है। यहीं पे आपको याद रखना है ज्ञानपीठ 56वां और 57वां क्रमशः नीलमणि फूकन और दामोदर मावजो को दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
के बारे में, तो पहली भारतीय महिला के रूप में गीतांजलि श्री को दिए जाने की घोषणा की गई है टॉम ऑफ द सैंड के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भाषाएं आप जरूर याद रखें, वैसे दिया जाता है 24 भाषाओं में, लेकिन आपको याद रखना कौन कौन सी भाषाएं नहीं मेंशन है जो कि राज्य व्यवस्था में, तो राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा राज्य व्यवस्था में वर्णित नहीं है, टोटल 22 भाषाएं वर्णित हैं। तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो नमिता गोखले जी को दिया गया है। और अगर उर्दू की बात करें तो चंद्रभान ख्याल जी को दिए जाने की घोषणा की गई है। ये सारे पुरस्कार आपकी परीक्षाओं में आपके लिए मददगार साबित होंगे, आप इनको जरूर याद रखें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक तथा उपभोक्ता देश कौन सा बना है? देखिए यहां पहला प्रश्न आपका दिया गया है विकल्प के रूप में इंग्लैंड, दूसरा क्यूबा, तीसरा भारत, चौथा ब्राजील। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों ये भारत होगा, क्योंकि भारत के लोग मीठे हैं और यहां हर चीज में मीठा खाना पसंद करते हैं। छोटी से छोटी खुशी अपना मीठे से इजहार किया जाता है। तो आपको जरूर याद रखना है कि भारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश के रूप में उभरा है। अगर हम बात करें भारत से संबंधित, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सबसे अधिक चीनी का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है। और सर्वाधिक चीनी मिलें कहां हैं? तो चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं। इसी कारण मित्रों इसे भारत में चीनी का कटोरा किस प्रदेश को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर हम बात करें मित्रों कि यह तो उत्पादन के रूप में और उपभोक्ता के रूप में हो गया, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि निर्यातक के रूप में कौन से स्थान पे है? तो भारत का स्थान चीनी निर्यात करने में दूसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे ब्राजील है। कौन सा है मित्रों? ब्राजील है। अब यही याद रखना है कॉफी उत्पादन में विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो भी ब्राजील है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, जैसे हमने यहां देखा भारत के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? अगर आपसे कोई पूछ ले दोस्तों कि विश्व का चीनी का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपको जरूर याद रखना है क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है विश्व के परिप्रेक्ष्य में। और क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना जो है दोस्तों ये क्यूबा की राजधानी है। अब कुछ महत्वपूर्ण शुगर, चीनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुक्रोज को दोस्तों टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला भी आप याद रखें, C6H12O6 जो है दोस्तों ये सुक्रोज का फार्मूला है। अब हमारे यहां बहुत सारे शुगर होते हैं, अब उनको अगर हम देख लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। आइए देखें, यहां देखिए आपको दिया गया ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर जिसके द्वारा आपको ध्यान रखना है कि ब्लड शुगर में कौन सा शुगर सर्वाधिक होता है? तो ग्लूकोज जो है मित्रों ये अधिक होता है और इसी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। इसी को डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। और इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है या इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और मानव शरीर में इंसुलिन का स्रवण कहां होता है? तो अग्नाशय की लैंगरहैंस कोशिकाओं में इंसुलिन का स्रवण होता है। अगर हम बात करें ब्रेन शुगर के बारे में, तो ग्लैक्टोज जो है मित्रों इसे ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें मिल्क शुगर में, तो लैक्टोज जो है मित्रों ये मिल्क शुगर के रूप में जाना जाता है। या आपसे पूछा जाता है कि दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो वह लैक्टोज शुगर के कारण होता है। अगर बात करें फ्रूट या फल शुगर में, तो फ्रैक्टोज जो है दोस्तों यह फ्रूट शुगर के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक शुगर के रूप में भी फ्रैक्टोज जाना जाता है। या इसी को आपसे पूछा जाए
कि प्रकृति में सबसे मीठा शुगर कौन सा है, तो प्रकृति में सबसे मीठा शुगर जो है ये फ्रक्टोज है, जो कि फलों में पाया जाता है। यही आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम शुगर तो सिक्रिन जो है ये कृत्रिम शुगर है, और कहा यह जाता है कि ये चीनी की तुलना में 550 गुना मीठा होता है। मतलब सेक्रिन जो है दोस्तों ये चीनी की तुलना में 550 गुना मीठा होता है। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियां पसंद आएंगी। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसे MIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के रूप में चुना गया है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। देखिए विकल्प हमारे दिए गए, पहला मुमताज खान, दूसरा शर्मिला देवी, तीसरा रानी रामपाल, चौथा मीराबाई चानू। यहां हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों यह विकल्प नंबर ए सही होगा। विकल्प नंबर ये सही होगा। यहां याद रखना है कि मुमताज खान को वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। किसे? मुमताज खान को। ये कहां से संबंधित हैं? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ये महिला वर्ग में हो गई, तो आपको याद रखना है महिला वर्ग में। तो आपको पुरुष वर्ग में भी दोस्तों यही याद रखना है। तो सर्जियो रैमोस हैं, ये फ्रांस के हैं। इनको पुरुष वर्ग में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना गया है। अब यहीं पे अन्य विकल्प के रूप में भी बात करें दोस्तों, तो रानी रामपाल, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी के रूप में रही हैं। आपको यही याद रखना है मीराबाई चानू जी के बारे में। तो BCC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये मीराबाई चानू को चुना गया है। आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ गेमों में सबसे पहली बार या सबसे पहला पदक गोल्ड के रूप में किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था। और इनका खेल ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। कितने किलोग्राम में खेलती हैं? 49 किलोग्राम में ये खेलती हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी सीखें जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपसे अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो PR श्रीजेश को एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। और ये किससे संबंधित हैं? तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए PR श्रीजेश जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं। भारतीय फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में अगर बात करें महिला और पुरुष के रूप में किसे चुना गया है? तो नाम याद रखना है मनीषा कल्याण को भारतीय फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में, और सुनील छेत्री को पुरुष फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 2022 के पुरस्कारों में एकमात्र फुटबॉलर कौन है? तो ये सुनील छेत्री हैं, और एक महिला क्रिकेटर के रूप में मिताली राज हैं। अगर बात करें ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में, तो शाहीन आफरीदी हैं। आपको याद रखना है। जबकि टेस्ट में अगर यही पूछा जाए दोस्तों तो आपको याद रखना है जो रूट। अगर हम यही बात कर लें वुमेन के रूप में कौन चुनी गई थी? तो स्मृति मंधाना है। आप ये तीनों प्रश्न जरूर याद रखें। यही देखें US ओपन 2022 के बारे में, तो यहां विजेता ये जो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं दोस्तों, ये सबसे अंतिम का ग्रैंड स्लैम है। और इसमें अंतिम में पुरुष वर्ग एकल में किसने जीता है? तो कार्लोस अलखराज ने जीता है। और ये किस देश से संबंधित हैं? ये स्पेन के हैं। साथ ही साथ दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इस दौरान कौन है? तो कार्लोस अलखराज हैं, और ये स्पेन से संबंधित हैं। और US ओपन 2022 का खिताब इन्होंने जीता है, और इन्होंने मात्र 19 वर्ष की अवस्था में यह खिताब जीता है। अगर हम बात करें महिला के रूप में, तो ईगा स्वीटेग
स्वेटेग हैं ये पोलैंड से संबंधित हैं, पोलैंड से संबंधित हैं। पोलैंड की राजधानी वार्सा है और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और महिला के रूप में नंबर 1 की खिलाड़ी, विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है इस समय? तो ईगा स्वेटेग हैं, आप ये ध्यान रखिए। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, आपको जरूर याद रखना है। हाल ही में किसने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? देखिए पहला दिया गया है कोनराड संगमा, दूसरा वीडी मिश्रा, तीसरा थावरचंद गहलोत, चौथा ला गणेशन। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, यह विकल्प नंबर बी सही होगा। वीडी मिश्रा जी को यहां पर मेघालय राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राज्यपाल के रूप में। अगर हम बात करें वीडी मिश्रा जी वर्तमान में कहां के राज्यपाल हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो वीडी मिश्रा जी हैं। आपको अरुणाचल प्रदेश की राजधानी याद रखनी चाहिए, ईटानगर यहां की राजधानी है। अगर हम बात करें इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया कहां का? मेघालय का। मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? शिलांग जो है दोस्तों, ये मेघालय की राजधानी है। अब यहीं से याद रख लेना है आपको कि शिलांग में ही चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है, जिसे सकुना के फूल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें मेघालय से ही पूछा जाता है कि गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मेघालय राज्य से संबंधित हैं। आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के सामने या अंग्रेजों का सबसे पहले सामना किस जनजाति के द्वारा हुआ था? तो ये गारो खासी जयंतिया जनजाति हैं और इन्हीं जनजातियों के रहने के कारण इन पर्वतों का नाम आपको रखा गया है गारो खासी जयंतिया। और 1857 में अंग्रेजों के जनजाति के रूप में सबसे पहला जो मुठभेड़ हुआ था वो गारो खासी जयंतिया नामक जनजातियों से हुआ था। साथ ही साथ आपको याद रखना है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो मेघालय के चेरापूंजी के मासिन में होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां मुख्यमंत्री के रूप में कौन है? मुख्यमंत्री के रूप में कौन है? तो आप जरूर याद रखें कोनराड संगमा। अब यहां से आपको एक नई जानकारी भी सीख लेनी चाहिए कि भारत में राजनीतिक दल कितने हैं। तो दोस्तों यहां भारत में वर्तमान में राजनीतिक दलों की संख्या 8 है और नवीनतम दल कौन है? पीपल्स पार्टी है। और पीपल्स पार्टी किसकी है? ये कोनराड संगमा की पार्टी है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा है। अब यहां अगर हम थावरचंद गहलोत जी के बारे में बात करें तो ये कर्नाटक राज्य के, कहां के दोस्तों? कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं। अगर हम ला गणेशन के बारे में बात करें तो मणिपुर के राज्यपाल कौन हैं? तो ला गणेशन जी हैं। साथ ही साथ यहां एक प्रश्न और नहीं भूलना है आपको, वो क्या? आपका प्रश्न होगा पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त प्रभार किस राज्यपाल को दिया गया या किन्हें दिया गया है? तो ला गणेशन जी को ही दिया गया है। अब यहां एक बात और भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इन्होंने वीडी मिश्रा जी ने किस का स्थान लिया है? तो पहले मेघालय के जो राज्यपाल थे वो सत्यपाल मलिक जी। कौन है दोस्तों? सत्यपाल मलिक जी पहले मेघालय के राज्यपाल थे और उन्हीं के स्थान पे वीडी मिश्रा जी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है। देखिए यहां सत्यपाल मलिक जी का पिक्चर भी दिखाया गया है और वीडी मिश्रा जी का भी पिक्चर दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें हम। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में अंकटाड के द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में कितना प्रतिशत बढ़ेगी? यहां डाटा याद रखना है आपको। यहां देखिए हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला 5.7%, दूसरा 4.7%, तीसरा 2.6% और चौथा जो दिया गया 2.2%। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर ए सही है। अंकटाड के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि 2022 और 23 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो 2022 में जो इनका अनुमान है दोस्तों ये 5.7% बढ़ने का है और 2023 की बात करें दोस्तों तो 4.7% बढ़ने का अनुमान लगाया है। किस संस्था के द्वारा? अंकटाड के द्वारा। अगर हम बात करें मित्रों विश्व की अर्थव्यवस्था का भी अनुमान अंकटाड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो उसको भी एक नजर में अगर हम देखें तो इन्होंने 2022 में विश्व की अर्थव्यवस्था को 2.6% बढ़ने का अनुमान बताया है, जबकि दोस्तों 2023 में यहां पर विश्व की अर्थव्यवस्था 2.2% बढ़ने का घोषणा किया है।
अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने एंट्री की है, तो भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कौन हुआ है? भारत शामिल हुआ है। यहां से अंकटाड का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। साथ ही साथ आपको याद रखना है अंकटाड की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है संस्था के रूप में। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। और मुख्यालय कहां है दोस्तों? तो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा किस देश का शहर है? तो स्विट्जरलैंड का शहर है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। यहां देखिए एक पिक्चर भी दिखाया गया है, आप यहां ध्यान रखें कि अंकटाड की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कोस्टारिका की हैं रेबेका ग्रीन स्पैम। कौन है? रेबेका ग्रीन स्पैम।